हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस। वी वुड बी डिस्कसिंग 1993 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। इसमें हम पॉलिटी सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अबॉलिशन ऑफ आईएएस एंड आईपीएस हैज बीन रिकमेंडेड बाय। आईएएस और आईपीएस की रिपोर्ट या पोजीशन है, ये इसको अबॉलिश करने की बात कौन से कमीशन ने बोली थी या कौन से कमीशन ने इसके लिए रिपोर्ट दी थी कि इस पोजीशन को नाउ वी कैन अबॉलिश एज अ कंट्री इन इंडिया, हमें अब ये जरूरत नहीं है। तो इट वाज राजा मन्नार कमीशन। राजा मन्नार कमीशन ने बोला था आईएएस एंड आईपीएस की पोजीशंस को अब अबॉलिश कर देते हैं, अब इस पोस्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उन्हें पूछा है कि सीएम कब इन एलिजिबल है या कब वो वोट नहीं करेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑप्शंस। अगर वो ही हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट नहीं, अगर वो हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट ही कैन वोट, ही इज नॉट एलिजिबल। He is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature. No. In this case also he can vote. He is a member of upper house of state legislature. Yes. अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, देन ही कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्वरण सिंह कमेटी कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑफ। स्वरण सिंह कमेटी ने किस क्वेश्चन के बारे में बात की थी? 1976 में एक कमेटी की रिकमेंडेशंस आई हैं। इन्होंने बोला था कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई टसल है तो कौन किसको प्रिसीड करेगा, उसके ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ऑप्शन इज सी, द प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला है कि अगर डीपीएसपीज इंपॉर्टेंट हैं और वो फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर रहे हैं तो कुछ केसेस में वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन अप्लाई करनी है, जो आपकी आर्टिकल अंडर आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है। सो ऑप्शन इज सी, दैट इज द प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर। फीचर बताना कौन सा कॉमन है टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। हमारा कौन से ऐसा फीचर है जो अमेरिका और इंडिया का दोनों का कॉमन है, क्योंकि बिकॉज बोथ आर फेडरेशन, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस में भी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑप्शन डी इज द कॉमन फीचर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is in the concurrent list of the constitution। concurrent list में कौन सा पार्ट है? that is, you have to tell population control and family planning। population control and family planning के लिए state and center both can make separate law, individual laws। center अपना लॉ बना सकता है, state अपना लॉ बना सकता है। so this is the subject of concurrent list। question number 6, which of the following comes under the jurisdiction of both high courts and supreme courts। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो दोनों की jurisdiction के अंडर आता है? वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो वो दोनों के अंडर आएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए वी वुड रेफर टू आर्टिकल नंबर 32 एंड हाई कोर्ट के लिए वी वुड रेफर टू आर्टिकल नंबर 226। So fundamental rights is the common subject between high courts and supreme court। Question number 7, which of one of the following statements regarding the office of speaker is correct। आपने बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। he holds office during the pleasure of the president। no, ऐसा कुछ नहीं है, वो pleasure of president के अकॉर्डिंग ऑफिस नहीं होल्ड करता। he need not to he need not be a member of the house at the time of his election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his election। no, स्पीकर मेंबरशिप में से ही इलेक्ट होगा, हाउस में से ही इलेक्ट होगा लोकसभा से, तो उसको मेंबर होना जरूरी है। he loses his office if the house is dissolved before the end of its normal tenure। ऐसा कुछ नहीं है। he will continue till the new speaker come and assumes the charge। तो this is wrong। ऑप्शन डी कहता है if he intends to resign the letter of his resignation is to be addressed to the deputy speaker। yes, अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो वो लेटर किसको देगा? डिप्यूटी स्पीकर को हैंड ओवर करेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपने दोनों लिस्ट को मैच करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है। हमने बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से बोरो किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारा कहां से है? यूके। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से है? जर्मनी। डीपीएसपी कहां से? आयरलैंड। तो ऑप्शन बनता है 1 इज बी, 2 इज ए, 3 is D and 4 is C। तो देखते हैं ऑप्शन इज सी, दैट इज करेक्ट। 1 is B, 2 is A, 3 is D and 4 is C। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनैक्टेड एज अर्ली एज 1979। कौन से स्टेट में लगा था? वो J&K में अप्लाई हुआ था एंटी डिफेक्शन आपका स्टार्टिंग में।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपने बताना कौन सा गलत है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। अगर पार्लियामेंट ने बजट को कंट्रोल करना है तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट हैज नो से इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट, नहीं, दे हैज अ से, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, इनकरेक्ट। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स, नहीं, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है इंक्रीज करने का एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक बार वो इंक्रीज द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। डी है, पावर पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंक्रीज अ टैक्स विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, यस। उसको अगर इम्पोज करना है टैक्स या इंक्रीज करना है टैक्स तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट टू हिंदी द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज, आपने बताना है कि हिंदी के बाद ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, दैट इज बंगाली या बंगाली। ऑप्शन सी, question 11. That is question number 12. Which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? आपने बताना इनमें से कौन सी statements Constituent Assembly के लिए correct थी, या उसके जब वो constitute हुई थी तो कौन सी statements true हैं। पहली है, it was not based on adult franchise, yes. It resulted from direct elections, हाँ जी। It was a multi-party body, yes. It worked through several committees, yes. Option is D. All the four statements are correct. So this was your 1993's question paper UPSC का, जो हमने पॉलिटी सेक्शन डिस्कस किया है, and in the next video we would be taking 1994's question paper. Thank you so much.